आप सभी स्टूडेंट्स का अनंत ज्ञान बाई सज्जन में हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 11th संघवाद के प्रश्न उत्तर हल करेंगे, लेकिन इससे पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो प्रश्न उत्तर हल करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, नीचे कुछ घटनाओं की सूची दी गई है, इनमें से किसको आप संघवाद की कार्य प्रणाली के रूप में चिन्हित करेंगे और क्यों? तो नीचे जो प्रश्न दिया गया है वो आप अपनी बुक्स में पढ़ लेना। इसका उत्तर मैं बता देती हूँ। इसका उत्तर है, उपयुक्त उदाहरणों में क में वास्तविक संघीय प्रणाली की स्थिति दिखाई देती है, क्योंकि इसमें सांस्कृतिक व भौगोलिक समीपता के आधार पर स्वायत्त परिषद का निर्माण कर शक्तियों का बंटवारा किया जाता है, जिससे निश्चित क्षेत्र का वहां के स्थानीय लोगों की इच्छा व अपेक्षाओं के अनुसार विकास हो सके। दूसरा उदाहरण भी ख है, जो वास्तविक संघीय प्रणाली की स्थिति को प्रकट करता है, जिसमें केंद्र उन राज्यों से व्यय का विवरण मांगता है जो वर्षा से अधिक प्रभावित हुए हैं, ताकि उन्हें आवश्यक सहायता दी जा सके। और तीसरा उदाहरण है अड़य, जिसमें भी वास्तविक संघीय प्रणाली की स्थिति है, क्योंकि इसमें भी अरुणाचल प्रदेश की पानी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आवश्यक धन की व्यवस्था की गई है। तो क, ख और अड़य में वास्तविक संघीय प्रणाली की स्थिति प्रदर्शित हो रही है। प्रश्न नंबर 2 है, बताएं कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही होगा और क्यों? क्या है, संघवाद से इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि विभिन्न क्षेत्रों के लोग मेल जोल से रहेंगे और उन्हें इस बात का भय नहीं रहेगा कि एक ही संस्कृति दूसरे पर लाद दी जाएगी। है, अलग अलग किस्म के संसाधनों वाले दो क्षेत्रों के बीच आर्थिक लेन देन को संघीय प्रणाली से बाधा पहुंचेगी। है, संघीय प्रणाली की इस बात को सुनिश्चित करता है जो केंद्र में सत्ताधीन है उनकी शक्तियां सीमित रहे। इसका उत्तर है, उपयुक्त कथन में प्रथम कथन कह सही है, क्योंकि संघीय प्रणाली में सभी को अपनी अपनी संस्कृति के विकास का पूरा अवसर प्राप्त होता है, जिसमें यह भी भय नहीं रहता कि किसी पर दूसरे की संस्कृति लाद दी जाएगी। तीसरा कथन गैर सही है, क्योंकि संघीय प्रणाली में शक्तियों का केंद्र राज्यों में बंटवारा करके केंद्र की शक्तियों को सीमित किया जाता है। प्रश्न नंबर 3 है, बेल्जियम के संविधान के कुछ प्रारंभिक अनुच्छेद नीचे लिखे गए हैं, इस आधार पर बताएं कि बेल्जियम के संघवाद को किस रूप में साकार किया गया है। भारत के संविधान के लिए ऐसा ही अनुच्छेद लिखने का प्रयास करके देखें। तो शीर्षक 1 है, संघीय बेल्जियम और इसके घटक और इसका क्षेत्र। अनुच्छेद 1 है, बेल्जियम एक संघीय राज्य है जो समुदायों और क्षेत्रों से बना है। अनुच्छेद 2 है, बेल्जियम 3 समुदायों से बना है, फ्रेंच समुदाय, फ्लेमिश समुदाय और जर्मन समुदाय। अनुच्छेद 3 है, बेल्जियम 3 क्षेत्रों को मिलाकर बना है, वैलून क्षेत्र, फ्लेमिश क्षेत्र और ब्रुसेल क्षेत्र। अनुच्छेद 4 है, बेल्जियम में 4 भाषाई क्षेत्र हैं, फ्रेंच भाषी, डच भाषी, ब्रुसेल्स की राजधानी का द्विभाषी क्षेत्र तथा जर्मन भाषी क्षेत्र। राज्य का प्रत्येक कम्यून इन भाषाई क्षेत्रों में से किसी एक का हिस्सा है। अनुच्छेद 5 है, वेलून क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले प्रांत हैं वेलून ब्राबेट, हैनोल्ट, लेक, लक्जमबर्ग और नामूर। फ्लेमिश क्षेत्र के अंतर्गत शामिल प्रांत हैं एंटीवर्प, फ्लेमिश ब्रोबेट, वेस्ट फ्लैंडर्स, ईस्ट फ्लैंडर्स और लिम्बर्ग। इसका उत्तर है, बेल्जियम के उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि बेल्जियम समाज एक बहुसंख्यक समाज है, अर्थात संघीय समाज है, जिसमें विभिन्न जाति, भाषा, बोली के लोग रहते हैं। ये अलग अलग क्षेत्रों व प्रांतों में रहते हैं, अतः बेल्जियम में संघीय समाज के कारण संघीय शासन प्रणाली की भी आवश्यकता है। यह एक ऐसा संघ होगा जिसमें विभिन्न क्षेत्र व प्रांत सम्मिलित होंगे। भारतीय समाज भी एक संघीय समाज है जिसमें विभिन्न जाति, धर्म, संस्कृति, बोली व भाषा के लोग रहते हैं। भारत 29 राज्यों का एक संघ है। भारत में संघीय शासन प्रणाली है, परंतु इसमें अनेक एकात्म तत्व हैं, जिनमें भारतीय एकता, अखंडता की सुरक्षा के लिए सम्मिलित किया गया है। संविधान की योजना के आधार पर केंद्र व राज्यों में शक्तियों का विभाजन किया गया है। राज्य अपने क्षेत्र में प्रभावकारी है, परंतु मुख्य विषयों पर केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया है। शक्तियों का विभाजन भी केंद्र के पक्ष में अधिक है, यद्यपि प्रशासन के क्षेत्र में व विकास के क्षेत्र में केंद्र व राज्य आपसी सहयोग के आधार पर काम करते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, कल्पना करें कि आपको संघवाद के संबंध में प्रावधान लिखने हैं। लगभग 300 शब्दों का एक लेख लिखें, जिसमें निम्नलिखित बिंदुओं पर आपके सुझाव हों। क है, केंद्र और प्रदेशों के बीच शक्तियों का बंटवारा। ख है, वित्त संसाधनों का वितरण और ग है, राज्यपालों की
नियुक्ति। बहुल समाज में सभी वर्गों के विकास के लिए व उनके हितों की रक्षा के लिए प्रजातंत्रीय संघीय शासन प्रणाली की आवश्यकता है। संघीय ढांचे का निर्माण संविधान की योजना के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए। संघीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से है। संघ का निर्माण संघीय सिद्धांतों के आधार पर होना चाहिए, जिसमें संघ राज्यों की मर्जी पर आधारित होना चाहिए। प्रांतीय व क्षेत्रीय विषयों पर राज्यों का ही नियंत्रण रहना चाहिए। संघ के पास केवल राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय होने चाहिए। रक्षित शक्तियां राज्यों के पास होनी चाहिए। राज्यों की केंद्र पर निर्भरता कम से कम होनी चाहिए। राज्य के स्रोतों को राज्यों के विकास के लिए अधिक से अधिक उपयोग होना चाहिए। केंद्र व राज्यों में आर्थिक स्रोतों का विभाजन विवेकपूर्ण आधार पर होना चाहिए। राज्यपाल राज्यों का संवैधानिक मुखिया कहलाता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति राज्यपालों की नियुक्ति केंद्र सरकार की सलाह पर करता है। राज्यपाल का पद राज्यों में महत्वपूर्ण पद है, जो संवैधानिक मुखिया के साथ साथ केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। राज्यपाल के पद की इस स्थिति के कारण इसका राजनीतिकरण हो गया है, अतः संघीय व्यवस्था की सफलता के लिए आवश्यक है कि इस पद का दुरुपयोग न हो व राज्यपाल की नियुक्ति में राज्य के मुख्यमंत्रियों का परामर्श लिया जाना चाहिए। वह इस पद पर योग्य व निष्पक्ष व्यक्ति की नियुक्ति की जानी चाहिए। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रांत के गठन का आधार होना चाहिए और क्यों? क है सामान्य भाषा, ख सामान्य आर्थिक हित, ग है सामान्य क्षेत्र और घ है प्रशासनिक सुविधा। इसका उत्तर है यद्यपि अभी तक भारत में राज्यों का गठन 1956 के कानून के आधार पर भाषा आधारित होता रहा है, परंतु वर्तमान परिस्थितियों में प्रशासनिक सुविधा को राज्यों के पुनर्गठन का प्रमुख आधार माना जा रहा है, जिससे लोग कुशल प्रशासन प्रदान किया जा सके, जिसमें स्थानीय लोगों का विकास भी संभव हो सके। प्रश्न नंबर 6 है, उत्तर भारत के प्रदेशों राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के अधिकांश लोग हिंदी बोलते हैं। यदि इन सभी प्रांतों को मिलाकर एक प्रदेश बना दिया जाए तो क्या ऐसा करना संघवाद के विचार से संगत होगा? इसका तर्क दीजिए। इसका उत्तर है यदि उत्तर भारत के प्रदेशों राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा बिहार, जो कि सभी हिंदी भाषी हैं, सभी को मिला दिया जाए तो भाषाई व सांस्कृतिक दृष्टि से तो सभी एक इकाई के रूप में इकट्ठे हो सकते हैं, परंतु प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से यह उचित नहीं होगा। संघीय प्रशासन का मुख्य आधार प्रशासनिक सुविधा है। देश में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड व झारखंड का निर्माण प्रशासनिक आधार पर किया गया है। प्रश्न नंबर 7 है, भारतीय संविधान की ऐसी 4 विशेषताओं का उल्लेख करें जिनमें प्रादेशिक की अपेक्षा केंद्रीय सरकार को ज्यादा शक्ति प्रदान की गई है। इसका उत्तर है निम्नलिखित 4 विशेषताएं हैं जिनके आधार पर केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। पहला है केंद्र के पक्ष में शक्तियों का विभाजन, दूसरा है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, तीसरा है राज्यों में राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था, चौथा है अखिल भारतीय सेवाओं की भूमिका। प्रश्न नंबर 8 है, बहुत से प्रदेश राज्यपाल की भूमिका को लेकर नाखुश क्यों हैं? इसका उत्तर है भारतीय राजनीति में वर्तमान में सर्वाधिक चर्चित पद राज्यपाल का है। देश के अधिकांश राज्यों को अपने यहाँ के राज्यपालों से किसी न किसी रूप में शिकायत रहती है। इसका एक प्रमुख कारण यह है कि अधिकांश राज्यपालों की राजनीतिक पृष्ठभूमि होती है, जिसके आधार पर केंद्र के शासक दल द्वारा उनकी नियुक्ति की जाती है। इस कारण राज्यपाल निरपेक्ष रूप से अपने कर्तव्य को पूरा नहीं करते। इनकी भूमिका केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में होती है, जिसके आधार पर इनकी जिम्मेदारी केंद्र के हितों की रक्षा करना होता है, परंतु ये केंद्र में जिस दल की सरकार होती है उसके रक्षक बन जाते हैं, जिससे राज्यों की सरकारों और राज्यपालों में टकराव उत्पन्न हो जाता है। प्रश्न नंबर 9 है, यदि शासन संविधान के प्रावधानों के अनुकूल नहीं चल रहा तो ऐसे प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। बताएं कि निम्नलिखित में कौन सी स्थिति किसी देश में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिहाज से संगत है और कौन सी नहीं। संक्षेप में कारण भी दे। तो ये जो उपयुक्त परिस्थितियां दी गई हैं, क, ख, ग, घ, अड़ और च, ये सब आप अपनी पुस्तक में पढ़ लेना। इसका उत्तर मैं बता देती हूँ। उपयुक्त परिस्थितियों में ग में दिया गया उदाहरण राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए सबसे उपयुक्त है। ऐसी स्थिति में जब चुनाव के बाद किसी भी दल को आवश्यक बहुमत प्राप्त न हो तो इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि राजनीतिक दलों द्वारा सरकार बनाने के प्रयास में जोड़ तोड़ की राजनीति व विधायकों की खरीद फरोख्त प्रारंभ हो जाती है। प्रश्न नंबर 10 है, ज्यादा स्वायत्तता की चाह में प्रदेशों ने क्या मांगे उठाई हैं? इसका उत्तर है
1960 से निरंतर विभिन्न राज्यों से प्रांतीय स्वतंत्रता की मांग निरंतर उठाई जाती रही है। पश्चिम बंगाल, पंजाब, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर व कुछ उत्तर पूर्वी राज्यों से विशेष रूप से यह मांग आती रही है। पहला है, केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन राज्यों के पक्ष में होना चाहिए। दूसरा है, राज्यों की केंद्र पर आर्थिक निर्भरता नहीं होनी चाहिए। तीसरा है, राज्यों के मामलों में केंद्र का कम से कम हस्तक्षेप होना चाहिए। चौथा है, राज्यपाल के पद का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए व राज्यपाल की नियुक्ति में राज्यों में मुख्यमंत्रियों का परामर्श लिया जाना चाहिए। पांचवा है, सांस्कृतिक स्वायत्तता होनी चाहिए। छठा है, सभी राज्यों का समान विकास होना चाहिए। सातवां है, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। प्रश्न नंबर 11, क्या कुछ प्रदेशों में शासन के लिए विशेष प्रावधान होने चाहिए? क्या इससे दूसरे प्रदेशों में नाराजगी पैदा होती है या इन सब विशेष प्रावधानों के कारण देश के विभिन्न क्षेत्रों के बीच एकता मजबूत करने में मदद मिलती है? इसका उत्तर है, संघीय प्रशासन के सिद्धांतों के अनुसार सभी राज्यों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। सभी राज्यों में विकास कार्य समान होने चाहिए। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में कुछ छोटे राज्य हैं तो कुछ बड़े हैं। राज्यसभा में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व है। जम्मू कश्मीर को संविधान के अनुच्छेद 370 के अंतर्गत विशेष दर्जा दिया गया है, जिसके आधार पर जम्मू कश्मीर की राज्य के रूप में अपनी प्रभुसत्ता है। इसी प्रकार से उत्तर पूर्वी राज्यों असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश व त्रिपुरा के विकास के विशेष प्रावधान है। इन राज्यों के राज्यपाल को विशेष शक्तियां प्राप्त हैं। कमजोर और पिछड़े राज्यों के विकास के लिए विशेष सुविधाएं देना अनुचित नहीं है और न ही अन्य प्रदेशों को इससे असहमत होना चाहिए। सभी राज्यों की आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिए, जिससे राष्ट्रीय एकता, अखंडता को कोई खतरा उत्पन्न ना हो। एक जानकारी मैं आपको यहाँ देना चाहती हूँ कि अनुच्छेद 370 को अब समाप्त कर दिया गया है इसके लिए। और इसी के साथ हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास का इंतजार करते रहिए। तब तक के लिए अलविदा।